कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ, या शायद किसी ने तोड़ दिया हो और तुम्हें खबर भी ना हुई हो? ऐसा तब होता है जब हम दूसरों के इशारों पर नाचते रहते हैं और अपनी धुन पर नाचना भूल जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब से मिलवाने वाला हूं जिसने मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में वापस दे दिया। किताब का नाम है एग्जीक्यूटिव इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस। इसके लेखक ने कोई किताबी बातें नहीं लिखी हैं, बल्कि सीधे दिल और दिमाग की उन उलझनों को सुलझाया है जो हमें अक्सर परेशान करती हैं। ये किताब सिर्फ तुम्हें बताएगी नहीं कि लोग कैसे सोचते हैं, बल्कि ये भी सिखाएगी कि तुम कैसे अपनी जिंदगी की शतरंज में सिर्फ मोहरे नहीं बल्कि असली खिलाड़ी बन सकते हो। ये ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर तुम कहोगे, अरे यार, ये तो मुझे पहले पता होना चाहिए था। और इसी समझ से कुछ ऐसे नियम निकले हैं जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो फिर कोई हमें बहका नहीं पाएगा, बल्कि हम ही सामने वाले के दिमाग का रिमोट संभालना सीख जाएंगे। नियम 1, अनकहे को समझना, लोगों के दिल में झांकने का तरीका। जरा सोचो, तुम किसी से बात कर रहे हो और वो कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी है और कंधे थोड़े झुके हुए हैं। क्या तुम उसकी बात पर यकीन करोगे या उस अनकहे को पकड़ोगे? अक्सर हम सिर्फ वो सुनते हैं जो कहा जाता है, लेकिन असली खेल तो वहां चलता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। लोग तुम्हें शब्दों से बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों की चमक या उनकी आवाज की थरथराहट कभी झूठ नहीं बोलती। अब ये सोचो, तुम्हारी एक दोस्त है जो हमेशा देर से आती है, हर बार माफी मांगती है, लेकिन फिर भी वही करती है। क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में माफ होने की उम्मीद करती है, या ये उसकी आदत बन चुकी है? अगर तुम उससे सीधे पूछोगे तुम हमेशा लेट क्यों आती हो, तो वो शायद डिफेंसिव हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसके आने के तरीके को ऑब्जर्व करो, उसकी आदतों को समझो, तो तुम्हें पता चलेगा कि असल में वो शायद खुद को उतना जरूरी नहीं समझती, या उसे लगता है कि उसका इंतजार करना तुम्हें गवारा होगा। ये सिर्फ देर आने की बात नहीं है, ये हर छोटे बड़े व्यवहार पर लागू होता है। जैसे कोई तुम्हें हाँ कहता है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज ना चिल्ला रही होती है, या कोई तुम्हें खुश दिखने की कोशिश करता है पर उसकी हंसी में एक खालीपन होता है। ये सब अनकहे इशारे हैं जो बताते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और उसका असली इरादा क्या है। ये ऐसे कोड हैं जिन्हें समझना सीख गए तो समझो तुमने दुनिया का सबसे मुश्किल पासवर्ड क्रैक कर लिया। कभी किसी को देखा है जो बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो बहाने बनाने लगता है? या कोई तुम्हें सलाह तो देता है लेकिन खुद कभी उस पर अमल नहीं करता? ये सब संकेत हैं। ये दिखाते हैं कि व्यक्ति के अंदर और बाहर कुछ अलग चल रहा है। और तुम्हारी असली ताकत तब बढ़ती है जब तुम इन दोनों को एक साथ पढ़ना सीख जाते हो, जब तुम किसी के मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देख पाते हो। ये सुनने में थोड़ा जासूसी टाइप लग सकता है, लेकिन ये जरूरी है। सोचो, अगर तुम जान पाओ कि तुम्हारे बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है जब वो तुम्हें कोई नया प्रोजेक्ट दे रहा है, या तुम्हारी पार्टनर के मन में क्या चल रहा है जब वो तुम्हें कहती है कुछ नहीं, ये जानकारी तुम्हें सिर्फ बेहतर निर्णय लेने में मदद नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें रिश्तों में भी गहरा कर देगी। क्योंकि जब तुम किसी को बिना कहे समझ लेते हो तो उसे लगता है कि तुम सच में उसकी परवाह करते हो। तो अगली बार जब कोई तुमसे बात करे तो सिर्फ उसके शब्दों पर ध्यान मत देना, उसकी आंखों में देखो, उसकी आवाज सुनो, उसके हाव भाव पर गौर करो। एक पल के लिए रुकना और उस अनकही को समझने की कोशिश करना। तुम्हें हैरानी होगी कि लोग कितना कुछ कहते हैं बिना कुछ कहे। और जब तुम इसे पकड़ना सीख जाओगे तो तुम उनके दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लोगे बिना उन्हें पता चले। ये सिर्फ लोगों को समझने का तरीका नहीं है, ये खुद को सुरक्षित रखने और अपने रिश्तों को मजबूत करने का सबसे असरदार हथियार है। नियम 2, आईने का जादू, दूसरों को अपनी पसंद का दिखाना। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचता है, तुम्हारी तरह बातें करता है, तो तुम्हें उससे कितनी जल्दी जुड़ाव महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे तुम उसे सालों से जानते हो।
ये कोई जादू नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिकों का बहुत पुराना और प्रभावी तरीका है जिसे रैपोर्ट बिल्डिंग कहते हैं। और इसका सबसे आसान रूप है मिररिंग। आईने का जादू? हाँ बिल्कुल। जब तुम किसी से बात करते हो और अनजाने में उसके बोलने के तरीके, उसके हाव भाव, यहाँ तक कि उसके सांस लेने की गति से खुद को जोड़ लेते हो, तो सामने वाले को लगता है कि तुम उसके जैसे ही हो। जैसे अगर तुम्हारा दोस्त धीमी गति से बोलता है तो तुम भी अपनी गति थोड़ी धीमी कर लो। अगर वो अपने हाथ क्रॉस करके बैठा है तो तुम भी कुछ वैसा ही करो, लेकिन ऐसा ना लगे कि तुम उसकी नकल कर रहे हो। ये सब बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। अब तुम सोचोगे इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सामने वाले के अवचेतन मन में एक संदेश जाएगा कि ये इंसान मेरे जैसा ही है। और इंसानों की सबसे बड़ी खूबी क्या है? हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। हम उन पर भरोसा करते हैं, उनसे सहज महसूस करते हैं। ये एक पुल बनाने जैसा है, जहां तुम दूसरे किनारे पर खड़े व्यक्ति को बिना बोले ये यकीन दिलाते हो कि तुम उसके अपने हो। लेकिन सावधान, ये नकल करना नहीं है, ये मिररिंग है। नकल करना मतलब बंदर की तरह एक्टिंग करना, जिससे सामने वाला चिढ़ जाएगा या उसे लगेगा कि तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। मिररिंग मतलब खुद को उस इंसान के माहौल में ढालना, उसकी ऊर्जा से खुद को जोड़ना। जैसे अगर कोई बहुत उत्साही है तो तुम भी अपनी आवाज में थोड़ी ऊर्जा ले आओ। अगर कोई शांत और गंभीर है तो तुम भी थोड़ा शांत हो जाओ। सोचो तुम किसी क्लाइंट मीटिंग में गए हो। क्लाइंट बहुत ही पेशेवर और शांत है। अगर तुम वहां जाकर जोर जोर से बातें करने लगो और हाथ हिला हिलाकर अपनी बात कहो, तो क्या वो तुमसे जुड़ाव महसूस करेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर तुम उसके बोलने की गति से अपनी गति को मिलाओ, उसके बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी समानता लाओ, तो उसे लगेगा कि तुम उसकी दुनिया को समझते हो, तुम उसके जैसे ही पेशेवर और गंभीर हो। ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज तक सीमित नहीं है। तुम उनके बोलने के तरीके, उनके पसंदीदा शब्दों का इस्तेमाल, यहाँ तक कि उनकी सांस लेने की लय को भी मिरर कर सकते हो। ये इतना पावरफुल टूल है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कब सामने वाले के दिल में जगह बना ली। ये सब इतना सूक्ष्म और अनजाने में होता है कि सामने वाले को भनक तक नहीं लगती कि तुम उनके दिमाग का दरवाजा धीरे धीरे खोल रहे हो। अगली बार जब तुम किसी से मिलो जिसे तुम प्रभावित करना चाहते हो, तो उसकी हरकतों पर थोड़ा ध्यान दो, उसकी बातों पर ध्यान दो और फिर धीरे धीरे अनजाने में खुद को उसके रंग में ढालो। तुम देखोगे कि लोग तुम्हें कितनी आसानी से स्वीकार करने लगेंगे। ये एक ऐसा अदृश्य धागा है जो दो इंसानों को जोड़ देता है और तुम्हें उनके विश्वास का हकदार बना देता है। जब तुम खुद को आईने में देखते हो तो तुम खुद को पसंद करते हो, है ना? बस यही जादू तुम्हें दूसरों पर आजमाना है। नियम 3, शब्द भेदी बाण। भावनाओं को छूने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना। क्या तुम्हें पता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे दिमाग पर नहीं बल्कि दिल पर असर करते हैं। ये शब्द वो होते हैं जो हमारी भावनाओं को जगाते हैं। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ क्या कह रहे हो ये जरूरी नहीं है, बल्कि कैसे कह रहे हो ये भी उतना ही अहम है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं तुम्हारे चुने हुए शब्द। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं ये किताब ठीक है, और अगर मैं कहूं ये किताब तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, तुम्हें अंदर से जगा देगी और तुम्हें एक नई दिशा देगी, दोनों में से किस बात से तुम ज्यादा प्रभावित होगे? दूसरा वाला, है ना? क्योंकि दूसरे वाले में सिर्फ जानकारी नहीं है, उसमें भावनाएं हैं, उसमें एक वादा है, एक उम्मीद है। लोग अक्सर तर्कों और तथ्यों से नहीं बल्कि भावनाओं से चलते हैं। जब तुम किसी को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो सिर्फ उसकी खूबियां मत बताओ, ये बताओ कि वो प्रोडक्ट उनकी जिंदगी को कैसे आसान बना देगा, उनकी किस समस्या को दूर करेगा और उन्हें कैसा महसूस कराएगा। जैसे एक कार की खूबियां बताने की बजाय ये बताओ कि वो कार उन्हें कितनी आज़ादी देगी, कितनी सुरक्षित महसूस कराएगी और उनके परिवार के साथ कितने यादगार पल बनाएगी। अब तुम्हें ये जानना होगा कि सामने वाले की सबसे बड़ी भावनात्मक जरूरत क्या है। क्या वो सुरक्षा चाहता है, आज़ादी, प्यार, सम्मान? जब तुम ये जान जाओगे तो तुम ऐसे शब्द चुन पाओगे जो सीधे उसकी उस जरूरत को छुएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान बहुत इनसिक्योर है तो तुम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो जो उसे आत्मविश्वास महसूस कराएं। आपकी क्षमताएं असीमित हैं, आपके अंदर वो ताकत है जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई आज़ादी पसंद करता है तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं।
कोई सीमा नहीं है जो आपको रोक सके। ये सिर्फ दूसरों पर असर डालने की बात नहीं है, ये उनसे जुड़ने की बात है। जब तुम ऐसे शब्द चुनते हो जो सामने वाले की भावनाओं से मेल खाते हैं, तो उसे लगता है कि तुम उसे सच में समझते हो। उसे लगता है कि तुम उसके लिए सही व्यक्ति हो। ये एक ऐसा पुल बनाता है जहां तर्क और भावनाएं एक साथ मिल जाती हैं। जैसे जब तुम अपने बच्चे को समझाते हो कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, तो सिर्फ ये मत कहो कि पढ़ाई करो वरना नंबर कम आएंगे, बल्कि ये कहो, बेटा जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी सोच कितनी बड़ी हो जाएगी, तुम नई नई बातें सीखोगे, नई दुनिया देखोगे, तब तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा और तुम अपने सपने पूरे कर पाओगे। इसमें डर की बजाय उम्मीद और भविष्य की बेहतर तस्वीर है। याद रखना, शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक सही शब्द तुम्हें अर्श पर ले जा सकता है और एक गलत शब्द तुम्हें फर्श पर ला सकता है। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो तो अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान दो। उन्हें ऐसे चुनो जैसे तुम एक हीरा चुन रहे हो। ऐसे शब्द जो सीधे दिल को छुएं, भावनाओं को जगाएं और सामने वाले के मन में तुम्हारी बात को हमेशा के लिए बसा दें। ये वो जादू है जो तुम्हें हर बातचीत में जीत दिलाएगा। नियम 4, सवाल जवाब का खेल, दिमाग को अपने इशारों पर नचाना। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब कोई तुमसे सवाल पूछता है तो तुम तुरंत उसके जवाब के बारे में सोचने लगते हो? तुम्हारा दिमाग बिना सोचे समझे उस सवाल का जवाब ढूंढने लगता है। यही तो खेल है। अगर तुम सही सवाल पूछना सीख जाओ तो तुम सामने वाले के दिमाग को अपने हिसाब से चला सकते हो, बिना उसे पता चले। ये सवाल सिर्फ जानकारी निकालने के लिए नहीं होते, ये सामने वाले की सोच को एक खास दिशा में मोड़ने के लिए होते हैं। सोचो तुम्हें अपने बॉस से छुट्टी लेनी है। अगर तुम सीधे कहो मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो शायद नहीं कह देगा। लेकिन अगर तुम पूछो, सर क्या आप मुझे इस प्रोजेक्ट को अगले हफ्ते पूरा करने का मौका दे सकते हैं ताकि मैं शुक्रवार को कुछ जरूरी काम निपटा सकूं? यहाँ तुमने सिर्फ छुट्टी नहीं मांगी है, तुमने उसे एक विकल्प दिया है और उसे सोचने पर मजबूर किया है कि कौन सा विकल्प उसके लिए बेहतर है। यहाँ खेल ये है कि तुम ऐसे सवाल पूछो जो सामने वाले को वो जवाब सोचने पर मजबूर करें जो तुम चाहते हो। जैसे अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें हाँ कहे, तो तुम ऐसे सवाल पूछो जिसका जवाब हाँ ही निकले। क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारी कंपनी के लिए सबसे अच्छा कदम होगा? या क्या आपको इस बात से सहमत नहीं होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए? ये सिर्फ सीधे हाँ या ना वाले सवाल नहीं होते, ये सामने वाले को अपनी सोच को गहरे में ले जाने पर मजबूर करते हैं, जहां से वो तुम्हारे मनपसंद निष्कर्ष पर पहुंचे। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी को ये समझाना चाहते हो कि धूम्रपान बुरा है, तो सीधे लेक्चर देने की बजाय उससे पूछो, तुम्हें क्या लगता है धूम्रपान तुम्हारे फेफड़ों पर कैसा असर डालता होगा? या क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण है? ये सवाल उसे खुद सोचने पर मजबूर करेंगे और उसके अंदर से ही वो जवाब निकलेंगे जो तुम उसे सुनाना चाहते थे। एक और तरीका है परिकल्पनात्मक सवाल पूछना। जैसे, अगर हम ऐसा करें तो क्या लगता है क्या परिणाम होगा? ये सवाल सामने वाले को तुम्हारी सोच की दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं। वे एक काल्पनिक परिदृश्य बनाते हैं जहां तुम्हारा विचार ही सबसे तार्किक और सही लगता है। ये सिर्फ लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए नहीं है, ये उन्हें सोचने और अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने में मदद करने के लिए भी है। जब तुम सही सवाल पूछते हो तो तुम उनके दिमाग में एक बीज बो देते हो और वो बीज धीरे धीरे तुम्हारे मनचाहे पेड़ में बदल जाता है। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो तो अपनी बातों पर ध्यान देने की बजाय अपने सवालों पर ध्यान दो। ऐसे सवाल चुनो जो सामने वाले के दिमाग को तुम्हारे इशारों पर नचाएं, उसे सोचने पर मजबूर करें और उसे वही जवाब ढूंढने में मदद करें जो तुम चाहते हो। ये एक ऐसा अदृश्य तार है जो तुम्हें लोगों के दिमाग से जोड़ देता है और तुम्हें हर बातचीत में लीड करने का मौका देता है। नियम 5, कमी का जादू। जो मुश्किल से मिलता है वो ज्यादा पसंद आता है। क्या तुम्हें पता है कि हमें वो चीजें ज्यादा पसंद आती हैं जो मुश्किल से मिलती हैं या जिनकी संख्या सीमित होती है? इसे मनोवैज्ञानिक स्कार्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जब किसी चीज की कमी होती है तो हमारी नजर में उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है और ये जादू सिर्फ सामान बेचने में ही नहीं, लोगों को प्रभावित करने में भी काम आता है। सोचो कोई तुम्हें कहता है ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक है या ये आखिरी पीस बचा है। तुम्हारे मन में तुरंत उसे खरीदने की इच्छा जग जाती है ना? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अभी नहीं लिया तो मौका छूट जाएगा। यही डर और कमी का एहसास लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करता है। अब इसे लोगों को प्रभावित करने में कैसे इस्तेमाल करें? जब तुम किसी को कोई सलाह देते हो तो उसे ये मत कहो कि ये मेरी सलाह है, बल्कि उसे ये एहसास दिलाओ कि ये कोई आम सलाह नहीं है, ये कोई खास चीज है जो हर किसी को नहीं मिलती।
मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, या ये ऐसी जानकारी है जो मैंने बहुत कम लोगों के साथ शेयर की है। इससे तुम्हारी सलाह की कीमत बढ़ जाएगी और सामने वाला उसे ज्यादा गंभीरता से लेगा। याद रखना, यहाँ तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तुम्हें सिर्फ अपनी बात को इस तरह पेश करना है कि सामने वाले को उसकी अहमियत का एहसास हो। जैसे अगर तुम अपनी टीम में किसी को कोई जिम्मेदारी दे रहे हो तो ये मत कहो कि ये तुम्हारा काम है, बल्कि कहो मुझे पता है कि ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इसे कर सकते हो। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे बहुत कम लोग संभाल सकते हैं और मुझे लगता है कि तुम उनमें से एक हो। इससे सामने वाला खुद को स्पेशल महसूस करेगा और उस काम को ज्यादा लगन से करेगा। ये सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की बात नहीं है, ये उनकी नजर में अपनी और अपनी बातों की कीमत बढ़ाने की बात है। जब तुम ये दिखाते हो कि तुम्हारी बात या तुम्हारा समय कीमती है, तो लोग उसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। कभी कभी खुद को थोड़ा कम उपलब्ध दिखाना भी काम आता है। जैसे अगर तुम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो तो लोग तुम्हें हल्के में ले सकते हैं, लेकिन अगर तुम कभी कभी व्यस्त रहते हो या थोड़ा मुश्किल से मिलते हो तो तुम्हारी अहमियत बढ़ जाती है, लोग तुम्हें ज्यादा महत्व देते हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म कला है। तुम्हें ये दिखाना है कि तुम अनमोल हो बिना अहंकारी लगे। तुम्हें ये दिखाना है कि तुम्हारी बात खास है बिना उसे बढ़ा चढ़ाकर बताए। तो अगली बार जब तुम किसी को प्रभावित करना चाहते हो तो इस कमी के जादू का इस्तेमाल करो। उसे ये एहसास दिलाओ कि जो तुम कह रहे हो या जो तुम दे रहे हो वो कोई आम चीज नहीं है, वो खास है, अनमोल है और उसे पाने के लिए उसे अभी एक्शन लेना होगा। जब तुम ये करना सीख जाओगे तो लोग तुम्हारी बातों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए बेताब हो जाएंगे। नियम 6, सामाजिक प्रमाण, भेड़ चाल की ताकत। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखते हो तो तुम्हें लगता है कि वाह, यहाँ जरूर कुछ खास होगा? या जब कोई कहता है कि लाखों लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुम्हें उस पर ज्यादा भरोसा होता है? इसे ही सोशल प्रूफ कहते हैं। इंसान सामाजिक प्राणी है और हम अक्सर वही करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं या जिस पर ज्यादातर लोग भरोसा करते हैं। ये एक तरह की भेड़ चाल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली। अब सवाल ये है कि इसे लोगों को प्रभावित करने में कैसे इस्तेमाल करें। जब तुम अपनी बात रखते हो तो सिर्फ अपने तर्कों पर जोर मत दो, बल्कि ये बताओ कि और कितने लोग तुम्हारी बात से सहमत हैं या कितने लोगों ने तुम्हारी सलाह पर चलकर फायदा उठाया है। हमारे 80% ग्राहकों ने कहा कि ये प्रोडक्ट उनकी जिंदगी बदल देता है, या दुनिया के सबसे सफल लोगों में से कई इस सिद्धांत का पालन करते हैं। जब तुम ऐसा कहते हो तो सामने वाले को लगता है कि तुम्हारी बात में दम है, क्योंकि इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। ये सिर्फ संख्याओं तक सीमित नहीं है। तुम किसी प्रभावशाली व्यक्ति यानी इन्फ्लुएंसर या विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट की राय का भी सहारा ले सकते हो। डॉक्टर शर्मा, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनका भी यही मानना है। या हमारे सीईओ ने भी इस रणनीति की तारीफ की है। जब कोई बड़ा नाम तुम्हारी बात से जुड़ता है तो उसकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। सोचो, तुम अपनी टीम को एक नया आइडिया समझा रहे हो। अगर तुम सिर्फ आइडिया के फायदे बताओगे तो शायद कुछ लोग राजी ना हो, लेकिन अगर तुम कहो ये आइडिया हमने पिछले महीने एक पायलट प्रोजेक्ट में आजमाया था और इसके नतीजे शानदार रहे, हमारी दूसरी टीम ने भी इसे लागू किया और उन्हें 30% ज्यादा उत्पादकता मिली। अब तुम्हारे आइडिया में सिर्फ तुम्हारा भरोसा नहीं, बल्कि दूसरों के सफल अनुभव भी जुड़ गए हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका है लोगों को राजी करने का। तुम्हें उन्हें सीधे नहीं बताना है कि क्या करना है, बल्कि उन्हें ये दिखाना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या फायदा मिल रहा है। इससे उनके मन में एक विश्वास पैदा होता है कि अगर इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं तो वो भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, तुम्हारे सोशल प्रूफ असली होने चाहिए। अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी विश्वसनीयता एक बार में ही खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने या आइडिया मनवाने की बात नहीं है, ये किसी समुदाय का हिस्सा बनने की बात है। जब तुम किसी को ये एहसास दिलाते हो कि वो किसी बड़े और सफल समूह का हिस्सा बन सकता है, तो वो ज्यादा आसानी से तुम्हारी बात मानता है। तो अगली बार जब तुम किसी को प्रभावित करना चाहो तो इस सोशल प्रूफ के जादू का इस्तेमाल करो। उन्हें ये बताओ कि और कितने लोग तुम्हारी बात से सहमत हैं या कितने लोगों ने तुम्हारी सलाह पर चलकर फायदा उठाया है। जब तुम ये करना सीख जाओगे तो लोग तुम्हारी बात को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आखिर कोई भी भीड़ से अलग नहीं होना चाहता, खासकर तब जब भीड़ सही दिशा में जा रही हो। नियम 7, प्रतिबद्धता और निरंतरता।
हाँ कहलवाने का रहस्य। क्या तुम्हें पता है कि एक बार जब हम किसी चीज के लिए हाँ कह देते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो हम फिर उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। इसे कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी का सिद्धांत कहते हैं। इंसान को अपनी बातों पर कायम रहना पसंद है, क्योंकि इससे उसे लगता है कि वो भरोसेमंद और स्थिर है। और तुम इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके लोगों से धीरे धीरे अपनी मनचाही बात मनवा सकते हो। ये कैसे काम करता है? तुम किसी से सीधे अपनी बड़ी बात नहीं मनवाते, बल्कि पहले उससे छोटी छोटी बातों पर हाँ कहलवाते हो। सोचो, तुम किसी से 10,000 रुपए मांगना चाहते हो। अगर तुम सीधे उससे 10,000 रुपए मांगोगे तो शायद वो मना कर दे, लेकिन अगर तुम पहले उससे कहो, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कर सकते हो? अगर वो हाँ कहता है तो तुम अगला सवाल पूछो, क्या तुम मुझे 500 रुपए दे सकते हो, मैं कल लौटा दूंगा। अगर वो इसमें भी हाँ कहता है तो उसके बाद 1,000 रुपए मांगो और फिर धीरे धीरे अपनी असली जरूरत पर आओ, क्योंकि एक बार जब वो तुम्हें कई बार हाँ कह चुका होगा तो उसके लिए आखिरी बार ना कहना मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ पैसे मांगने की बात नहीं है, ये किसी भी चीज पर लागू होता है। जैसे अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मीटिंग में आए, तो सीधे ये मत कहो मेरी मीटिंग में आओ। पहले उससे पूछो, क्या तुम्हें लगता है कि इस विषय पर बात करना जरूरी है? अगर वो हाँ कहता है तो तुम अगला सवाल पूछो, क्या तुम 15 मिनट के लिए इस पर चर्चा करना चाहोगे? और फिर धीरे धीरे मीटिंग का पूरा एजेंडा बताओ। यहाँ खेल ये है कि तुम सामने वाले के अंदर हाँ कहने की आदत डाल देते हो। एक बार जब कोई इंसान किसी चीज के लिए कमिट हो जाता है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो उसे लगता है कि उसे उस पर कायम रहना चाहिए। ये उसके सेल्फ इमेज का हिस्सा बन जाता है। ये सिर्फ मौखिक हाँ तक सीमित नहीं है। अगर कोई किसी चीज पर लिखकर सहमत हो जाता है तो उसकी कमिटमेंट और भी मजबूत हो जाती है। जैसे अगर तुम किसी टीम मेंबर से कोई काम करवाना चाहते हो, तो उससे सिर्फ मौखिक निर्देश मत दो। उससे कहो कि वो तुम्हें ईमेल पर इस काम की समय सीमा यानी डेडलाइन लिखकर भेजे। जब वो खुद लिखकर भेजेगा तो उसकी प्रतिबद्धता बहुत बढ़ जाएगी। ये एक बहुत ही असरदार तरीका है लोगों को अपनी बात मनवाने का, बिना उन्हें एहसास दिलाए कि तुम उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो। तुम बस उन्हें अपनी बातों पर कंसिस्टेंट रहने का मौका देते हो। लेकिन यहाँ भी ईमानदारी जरूरी है। तुम्हें उन्हें ऐसे छोटे छोटे कमिटमेंट के जाल में फंसाना नहीं है जो उनके लिए हानिकारक हो। तुम्हें बस उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए इस सिद्धांत का इस्तेमाल करना है। तो अगली बार जब तुम किसी से कोई बड़ी बात मनवाना चाहो, तो सीधे उस पर हमला मत करो। पहले उसे छोटे छोटे हाँ कहने पर मजबूर करो। उसे छोटी छोटी बातों पर सहमत होने दो। जब तुम ये करना सीख जाओगे तो तुम देखोगे कि लोग तुम्हारी बातों को कितनी आसानी से मान लेते हैं, क्योंकि एक बार जब उन्होंने हाँ कह दिया तो उनके लिए पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। नियम 7, पसंद का प्रभाव। तुम पसंद हो तो तुम्हारी बात पसंद है। क्या तुम्हें पता है कि हम उन लोगों की बात ज्यादा मानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं? ये बहुत सीधी सी बात है, लेकिन इसकी ताकत को अक्सर लोग कम आंकते हैं। अगर तुम किसी को पसंद हो तो तुम्हारी बात को वो ज्यादा गंभीरता से सुनेगा, उस पर ज्यादा भरोसा करेगा और उसे ज्यादा आसानी से मानेगा। इसे लाइकिंग प्रिंसिपल कहते हैं। अब सवाल ये है कि लोग तुम्हें पसंद कैसे करेंगे? सबसे पहले समानताएं ढूंढो। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, उनकी पसंद नापसंद, उनके विचार, उनके अनुभव। जब तुम किसी से बात करो तो ऐसी बातें ढूंढो जहां तुम्हारी दोनों की राय मिलती हो। जैसे, अरे वाह, तुम्हें भी पहाड़ों पर जाना पसंद है, मुझे भी। या मुझे भी सुबह उठकर चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी समानताएं एक जुड़ाव पैदा करती हैं। दूसरा, तारीफ करो, लेकिन तारीफ सच्ची होनी चाहिए। झूठी तारीफ से लोग तुरंत पकड़ लेते हैं और फिर तुम पर भरोसा नहीं करते। अगर तुम्हें किसी की कोई चीज सच में पसंद आती है तो उसकी तारीफ करो। मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी, तुमने कितनी रिसर्च की है। या तुम्हारी ये नई शर्ट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तारीफ से सामने वाला खुश होता है और तुम्हारे प्रति सकारात्मक महसूस करता है। तीसरा, सहयोग करो। जब तुम किसी के साथ मिलकर काम करते हो या उसकी मदद करते हो तो उसके मन में तुम्हारे प्रति एक सकारात्मक भावना पैदा होती है। अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट में मदद चाहिए तो मुझे बताना, या चलो हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालते हैं। सहयोग से एक टीम भावना पैदा होती है और लोग तुम्हें अपना मानते हैं। चौथा, परिचित बनो। हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जिन्हें हम ज्यादा जानते हैं। तो लोगों से मिलो जुलो, उनसे बात करो, उनके साथ समय बिताओ। जितनी ज्यादा बार तुम किसी के संपर्क में आओगे, उतनी ज्यादा संभावना है कि वो तुम्हें पसंद करने लगेगा। सोचो, तुम्हें अपने दोस्त से कोई मदद चाहिए, क्या वो तुम्हें आसानी से मना कर पाएगा?
शायद नहीं, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। लेकिन अगर तुम किसी अजनबी से मदद मांगोगे तो शायद वो मना कर दे। यही तो लाइकिंग प्रिंसिपल का जादू है। ये सिर्फ लोगों को प्रभावित करने की बात नहीं है, ये अच्छे रिश्ते बनाने की बात है। जब तुम लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हो तो तुम्हारी जिंदगी हर मायने में बेहतर हो जाती है। लेकिन यहाँ भी ईमानदारी जरूरी है। तुम्हें लोगों को खुश करने के लिए खुद को बदलना नहीं है। तुम्हें बस अपनी अच्छी आदतों को सामने लाना है और लोगों के साथ सच्चे मन से जुड़ना है। जब तुम ये करना सीख जाओगे तो लोग तुम्हें सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें पसंद भी करेंगे और तुम्हारी हर बात पर आसानी से सहमत हो जाएंगे। नियम 9, प्राधिकरण का कवच। जब तुम कहो तो बात मानो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब कोई यूनिफॉर्म में होता है, जैसे डॉक्टर, पुलिस वाला या पायलट, तो हम उनकी बात ज्यादा गंभीरता से क्यों लेते हैं? या जब कोई विशेषज्ञ किसी बात को कहता है तो हम उस पर ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं? इसे अथॉरिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों की बात मानता है जिनकी उन्हें लगता है कि उनके पास ज्ञान या अधिकार है। ये एक तरह से विश्वास का कवच है जो तुम्हें मिलता है। अब सवाल ये है कि तुम इस अथॉरिटी के कवच को कैसे पहन सकते हो? सबसे पहले ज्ञान दिखाओ। जिस विषय पर तुम बात कर रहे हो उसमें तुम्हारी गहरी समझ होनी चाहिए। जब तुम तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात करते हो तो तुम्हारी बात में वजन आता है। जैसे अगर तुम किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो उसके हर पहलू पर तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए। हमारे विश्लेषण के अनुसार ये रणनीति हमें अगले 3 महीने में 15% का लाभ दिलाएगी। जब तुम ऐसा कहते हो तो सामने वाले को लगता है कि तुम सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारे पास ठोस जानकारी है। दूसरा, अनुभव बताओ। अपने अनुभव साझा करो, खासकर उन जगहों पर जहां तुमने सफलता हासिल की है। मैंने पिछले प्रोजेक्ट में भी ऐसी ही चुनौती का सामना किया था और तब मैंने ये तरीका अपनाया था जिससे हमें बहुत फायदा हुआ था। जब तुम अपने अनुभव बताते हो तो सामने वाले को लगता है कि तुम सिर्फ थ्योरी नहीं बता रहे, बल्कि तुमने खुद मैदान में रहकर सीखा है। तीसरा, प्रमाण दिखाओ। अपनी उपलब्धियों, अपनी डिग्रियों, अपने सर्टिफिकेशंस को सामने लाओ। ये सब तुम्हारी अथॉरिटी को पुख्ता करते हैं। जैसे अगर तुम किसी को वित्तीय सलाह दे रहे हो तो अपने फाइनेंशियल प्लानर के सर्टिफिकेशन का जिक्र करो। अगर तुम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो उसके अवार्ड्स या रैंकिंग्स बताओ। चौथा, आत्मविश्वास दिखाओ। जब तुम आत्मविश्वास के साथ बात करते हो तो तुम्हारी बात में अपने आप वजन आ जाता है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे हाव भाव, सब कुछ ये दर्शाना चाहिए कि तुम्हें अपनी बात पर पूरा भरोसा है। सोचो, जब कोई डॉक्टर तुम्हें दवा देता है तो तुम शायद ही उस पर सवाल उठाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके पास डॉक्टरी का ज्ञान और अथॉरिटी है। यही अथॉरिटी तुम्हें भी अपनी बातों में लानी है। ये सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की बात नहीं है, ये खुद को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में स्थापित करने की बात है। जब तुम अथॉरिटी का कवच पहन लेते हो तो लोग तुम्हारी बातों को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ भी ईमानदारी जरूरी है। तुम्हें सिर्फ झूठी अथॉरिटी नहीं दिखानी है, तुम्हें सच में उस ज्ञान और अनुभव को हासिल करना है जो तुम दिखा रहे हो। तो अगली बार जब तुम किसी को प्रभावित करना चाहो तो अपनी अथॉरिटी का कवच पहनो। अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपनी उपलब्धियां सामने लाओ और आत्मविश्वास के साथ बात करो। जब तुम ये करना सीख जाओगे तो लोग तुम्हारी बातों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि उन्हें आदेश मानकर उन पर अमल करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम एक विशेषज्ञ हो जो उन्हें सही राह दिखा रहा है। नियम 10, एकता का सूत्र, हम की ताकत। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी टीम या समूह का हिस्सा होते हो तो तुम्हें कितनी ज्यादा ताकत महसूस होती है? और जब तुम किसी से कहते हो हम सब एक हैं, तो लोगों के अंदर कितनी एकता की भावना आ जाती है। इसे यूनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इंसान को किसी समूह का हिस्सा बनना पसंद है, खासकर जब वो समूह किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहा हो। और तुम इस हम की ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी बात से जोड़ सकते हो। ये कैसे काम करता है? तुम किसी से सीधे तुम या मैं की बात नहीं करते, बल्कि उसे हम का हिस्सा बना लेते हो। सोचो, तुम्हें अपनी टीम से एक मुश्किल काम करवाना है। अगर तुम कहो कि तुम लोग ये काम करो तो शायद कुछ लोग आलस करें, लेकिन अगर तुम कहो हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे और इसे सफल बनाएंगे, ये हमारी टीम की जीत होगी। जब तुम हम कहते हो तो हर व्यक्ति को लगता है कि वो इस जीत का हिस्सा है और उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यहाँ खेल ये है कि तुम सामने वाले को एक बड़े लक्ष्य, एक बड़े समूह का हिस्सा बना लेते हो। उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है और उसकी कोशिशों का असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि पूरे समूह पर पड़ेगा। ये सिर्फ टीम वर्क तक सीमित नहीं है। तुम किसी ग्राहक से बात कर रहे हो, अगर तुम कहो मैं तुम्हें ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तो उसे लगेगा कि तुम सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो।
लेकिन अगर तुम कहो हम सब मिलकर तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसा समाधान ढूंढेंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो, हमारा लक्ष्य तुम्हारी संतुष्टि है। जब तुम हम कहते हो तो उसे लगता है कि तुम उसके साथ हो, तुम उसकी समस्याओं को अपनी समस्या मान रहे हो। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। तुम्हें सच में सामने वाले को अपने समूह का हिस्सा मानना होगा, उसके लक्ष्य को अपना लक्ष्य मानना होगा। एक और तरीका है साझा दुश्मन बनाना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत प्रभावी है। जब किसी समूह के सामने कोई साझा दुश्मन या चुनौती होती है तो वो समूह और भी ज्यादा एकजुट हो जाता है। जैसे हम सब मिलकर इस समस्या को हराएंगे, या हमारा लक्ष्य बाजार में नंबर 1 बनना है। जब तुम कोई साझा लक्ष्य या साझा चुनौती देते हो तो लोग तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हो जाते हैं। ये सिर्फ लोगों को प्रभावित करने की बात नहीं है, ये उन्हें प्रेरित करने और उनमें एकता की भावना पैदा करने की बात है। जब तुम हम की ताकत का इस्तेमाल करते हो तो लोग तुम्हारी बातों को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि उसे अपना मानकर उस पर अमल भी करते हैं, क्योंकि आखिर कोई भी अकेला चलना नहीं चाहता, सब एक साथ चलना चाहते हैं। किताब खत्म हुई, पर मेरे अंदर एक नई सुबह शुरू हुई। अब मैं सिर्फ एक मोहरा नहीं रहा, अब मैं अपने खेल का खिलाड़ी हूँ। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को गुदगुदा गईं और तुम्हें भी लगा कि तुम अपने जीवन के शतरंज पर अपनी अगली चाल बेहतर तरीके से चलना चाहते हो, तो कमेंट में बस एक शब्द लिखो, जागरूक और मजेदार।